गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सत्यम जायसवाल, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। और हम लोग इस अब देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने समझा कि फिजिक्स क्या है, क्या साइंस होता है, किस तरह से हम लोग फिजिक्स को समझते हैं, किस किस क्या क्या उसके स्कोप्स होते हैं। इन सारी चीजों को डिटेल में समझने के बाद अब हम लोग ये समझेंगे फिजिक्स में बहुत ऐसी चीज आप लोग कब सुनते होंगे। कभी आप लोग हाइपोथेसिस सुनते होंगे, प्रिंसिपल सुनते होंगे, थ्योरी सुनते होंगे, मॉडल सुनते होंगे। क्या ये सब एक ही जैसे बात है या अलग अलग है? ऐसा बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि चलिए कभी इस पे साथ ध्यान भी नहीं जाता है हम लोगों का। लेकिन हम लोग को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर चीज को कैसे पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है, फैक्टर है। आप हाइपोथेसिस को किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको एक्सियम्स को पढ़ना है, किस तरह से आपको थ्योरी को पढ़ना है, कितना डीप लेवल में थ्योरी को लेके जाना है, या इस तरह से किसी लॉ को हम लोग किस लेवल तक समझना है, किसी मॉडल्स को क्या समझना है। तो ये चीज जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कभी आप बात करते होंगे प्रिंसिपल की, हाइपोथेसिस की, एक्सियम्स की, मॉडल्स की, थ्योरी की, फिर लॉज की, इस तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। आज में हम लोग का जो मेन लेक्चर होगा वो उसी पे होगा। सो सबसे पहली चीज कि आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द एजम्पशन? एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है कि आप एजम्पशन का मतलब यह होता है कि आप किस तरह से किसी चीज को एज्यूम करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन कि आप किस तरह से किसी चीज को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हम लोग को यहां समझ में आता है कि एजम्पशन है क्या। बेसिकली एजम्पशन किसे कहते हैं? एजम्पशन कहने का मतलब ये कि जब कोई चीज हमें प्रत्यक्ष ना दिखाई दे रहा हो, जब कोई भी चीज जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, इनडायरेक्टली अगर हम लोग देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जब हम लोग उसको सोच करके देख रहे हैं, अपनी सोच के सागर में डूब करके देख रहे हैं, तो वही एजम्पशन है। ठीक है ना? एजम्पशंस जो प्रूव नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग हाइपोथेसिस, ऑक्सियम और पोस्टुलेट बोलते हैं। यानी वो एजम्पशन जिनको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं वो हाइपोथेसिस होता है, एक्सियम्स होता है और पोस्टुलेट होता है। ठीक है ना? तो वो प्रूफ नहीं किया सकता है। जैसे बोर्ड्स पोस्टुलेट, तो बोर्ड्स का पोस्टुलेट ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो ये एक पोस्टुलेट है। ठीक है ना? आपने बोर्ड्स पोस्टुलेट सुना होगा कई बार। ऑक्सियम्स क्या होते हैं, चलिए हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो चलिए देखिए, हाइपोथेसिस को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। हाइपोथेसिस है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ हाइपोथेसिस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एक हाइपोथेसिस है भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एक हाइपोथेसिस है। जैसे, और हाइपोथेसिस बनने से पहले क्या होता है? हाइपोथेसिस बनने से पहले मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जैसे कि बहुत सारे डेटा हम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग डेटा को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसको यूनिफाइड कर देते हैं। आप लोगों को याद होगा मैं पहले दिन बताया था कि फिजिक्स को दो तरीके से समझा गया है, रिडक्शनिज्म से और यूनिफिकेशन से। तो हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को यूनिफाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने यूनिफाइड कर दिया और एक हाइपोथेसिस बनाया न्यूटन ने। तो पहला बहुत सारे डेटा कैसे थे, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ मून, फिर पेंडुलम मोशन, बॉडी फॉलिंग अराउंड, फॉलिंग ऑन अर्थ, ऐसे बहुत सारी चीजों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन था। ठीक है ना? अलग अलग ऑब्जर्वेशन था। कोई देख रहा है कि बॉडी फॉल कर रही है, अच्छा, साथ में मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटेशन। ठीक है ना? हर अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो डिस्कवरी कर रहे थे वो इन सारी चीजों को, ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग रखा था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, न्यूटन आया। न्यूटन ने क्या कर दिया? न्यूटन ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सारे डेटा को पढ़ा, सारे ऑब्जर्वेशन को ध्यान से समझा और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया। एंड द हाइपोथेसिस वाज, हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस ये था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक हाइपोथेसिस है। अब आप ये नहीं कह सकते सर कैसे, नहीं, हाइपोथेसिस का आप उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यू कांट क्वेश्चन ओवर इट। ठीक है ना? क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है। उन्होंने मान, ये एक तरह से अजम्पशन है। मैंने बोला ना
assumption that can't prove is hypothesis, axioms and postulate. वो assumption जिसको प्रूफ नहीं किया सकता है वो क्या होते हैं? हाइपोथेसिस, axioms और postulate. तो हम लोग कई बार समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, axioms पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. हाँ, कोई प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं. थ्योरीज में एक्सप्लेनेशन होता है. थ्योरीज में कोई चीज हो गया तो उसको प्रूफ किया जा सकता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस. इट वाज जस्ट अ हाइपोथेसिस, ठीक है ना. अब हाइपोथेसिस से होने से क्या फायदा हो गया? अब होने से क्या हो गया कि हम उन सारे फिनोमेना को कौन कौन से फिनोमेना को, जैसे मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है ना, मोशन ऑफ एस्ट्रॉइड बॉडी, फॉलिंग ऑफ बॉडीज अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, फिर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे मोशन है जिनको अलग अलग ऑब्जर्वेशन था. फिर क्या हो गया? फिर न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस दिया. अब जैसे आप इस हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं आप देखेंगे कि सबका एक दूसरे से एक रिलेशन है और सब इस बात को वैलिडेट करते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना. ये सारे सब के सब यही बात बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना. तो ये आपको ये लेक्चर हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई ये कौन सी बात है इस तरह, लेकिन एक चीज और भी है. अगर आपको फिजिक्स सच में पढ़ना है तो आपका ये बेसिक है, ये इतना बेसिक है कि आप इसके बिना आप नहीं समझ सकते पूरे फिजिक्स को. कभी वर्ड आ जाएगा लॉ, कभी आ जाएगा प्रिंसिपल, कभी आपको हाइपोथेसिस बोलेगा, कभी पोस्टुलेट बताएगा, कभी आपको ऑक्सियम्स बताएगा, कभी मॉडल्स कहेगा, जैसे कि एटॉमिक मॉडल्स. ये क्या है? मॉडल है, ठीक है ना, बोर्ड मॉडल, ठीक है ना, या फिर ये जे थॉमसन मॉडल, ठीक है. तो अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग तो मॉडल्स भी हैं. तो मैं क्या बोल रहा था कि हाइपोथेसिस इन्होंने दिया, ठीक है ना, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर सकते. तो फिर कर क्या सकते हैं? इसको वेरीफाई कर सकते हैं. व्हाट कैन वी डू इट? जस्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं. इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं. इसको हम जब भी करेंगे तो क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे. चलिए अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ, वो क्या मतलब है प्रिंसिपल का. जैसे कि आप बहुत ही एक फेमस प्रिंसिपल सुने होंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है यहाँ पे, सिद्धांत. और व्हाट इज मीन ऑफ प्रिंसिपल? क्यों हम लोग वर्ड प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल वर्ड यूज करने का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि ये बताता है बेसिक रूल ऑफ वर्किंग एनी नेचुरल फिनोमेना. कोई नेचुरल फिनोमेना हो रही है, कोई चीज फ्लोट कर रहा है, कोई चीज डूब जा रहा है, कोई चीज उसके सरफेस पे है. तो ये कैसे इसके जो वर्क, ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इसमें कोई भी भारी से, कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत भारी हैं तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, तैर रहे हैं. जैसे आपका बड़ा बड़ा शिप हो गया, ठीक है ना, और या फिर बड़ी बड़ी मछलियां हो गई, बहुत भारी हैं, 10-10 हाथी के बराबर है, उससे भारी है, ठीक है ना, लेकिन वो तैर रही हैं. और हल्की चीजें डूब जा रही हैं. जो हल्की चीजें जैसे आपका काटी हो गया, वो डूब जा रहा है. तो ये एक प्रिंसिपल कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे कोई चीज तैर रही है और क्यों कोई चीज नहीं तैर रही है और क्यों कोई चीज फ्लोट कर रहा है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल, एक मतलब सिद्धांत, एक दूसरे से जो जोड़ता हो कि भाई जो वाटर डिस्प्लेस, एक सिंपल सा सिद्धांत आ गया, एक सिंपल प्रिंसिपल आ गया. वो क्या है? वो प्रिंसिपल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, उस वाटर का मास, सिंपल वर्ड में, उस वाटर का मास अगर इस ऑब्जेक्ट के मास से ज्यादा हुआ तो ये तैरेगा, बराबर हुआ तो सरफेस पे रहेगा, और कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा? डूब जाएगा. ठीक है ना. तो ये क्या था? इट वाज जस्ट अ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज द बेसिक रूल ऑफ वर्किंग इन ऑफ नेचुरल फिनोमेना. ठीक है ना. कोई नेचुरल फिनोमेना हो रही है, उसका जो बेसिक रूल ऑफ वर्किंग है उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं. ठीक है ना. अब हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज द हाइपोथेसिस? तो हम लोग
वो सपोज कर लेते हैं कि ऐसा होता है। सपोज क्या, विदाउट एज्यूमिंग, बिना हम कुछ एज्यूम किए, सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग, दिस इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हम लोगों ने सपोज कर लिया कि जो एक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और फिर हम लोगों ने इसको वेरीफाई किया तो हम लोगों को पाया कि हाँ यार ये तो सही है, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने बोला है वी कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस बट वी कांट प्रूव, हम लोग प्रूफ नहीं कर दे सकते इसका, लेकिन वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको अप्लाई किए अलग अलग ऑब्जर्वेशंस पे तो हम लोगों को मिला कि हाँ ये तो सही है, सब पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इट कैन वेरीफाई बट इट कांट प्रूफ। तो वो क्या था, सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग इज हाइपोथेसिस, सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग इज हाइपोथेसिस। बिना एज्यूम किए जो सपोजिशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अब एक्सियम्स क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जैसे 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 - 2 = 2, ये सेल्फ एविडेंट हो गया ना, खुद को ही प्रूफ कर दे रहा है ना। यहां पे आप इसको लेकर कभी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सर प्रूफ करिए 2 + 2 = 4, इट इज अ वेरी फॉल्स क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन को समझिए, ये ऑक्सियम्स है, आप इसमें प्रूफ नहीं मांग सकते। तो यही हमको समझना है कि कहां पे हम लोग को प्रूफ मांगना है और कहां पे प्रूफ नहीं मांगना है, कहां पे क्या मांगना है। अगर कोई हाइपोथेसिस बोलता है तो आप बोलेंगे सर इसको वेरीफाई करिए, आप उसको वेरिफिकेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। जब भी कभी आपसे कोई प्रिंसिपल करता है तो प्रिंसिपल को आप लोग बेसिक वर्किंग में समझेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है, इस जगह पे नेचुरल फिनोमेना कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। फिर ऑक्सियम में आपको कुछ नहीं पूछना है, ऑक्सियम्स जो है वो है, इट इज जस्ट लाइक अ फैक्ट, जस्ट 2 + 2 = 4। कैसे 2 + 2 = 4 कैसे हो गया, 5 क्यों नहीं हुआ, क्यों 3 नहीं हुआ, अरे वो सेल्फ एविडेंट कर रहा है अपने आप को कि 2 + 2 = 4, तो 4 - 2 = 2, 4 - 2 = 2, ये सेल्फ एविडेंट कर दिया ना कि जब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 2 नहीं आता। तो जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सियम्स। हम लोग एकदम इसको सत्य ही मानते हैं, कभी वो असत्य नहीं हो सकता, ऑक्सियम्स कभी गलत नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, ऑक्सियम्स कैन नेवर बी रॉन्ग। सब कुछ गलत हो सकता है, प्रिंसिपल गलत हो सकता है, हाइपोथेसिस गलत हो सकता है, मॉडल्स गलत हो सकते हैं, थ्योरी गलत हो सकती है, लॉज गलत हो सकते हैं, पर ऑक्सियम गलत नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस बात को, द थिंग्स व्हिच कैन नेवर बी रॉन्ग दैट इज ऑक्सियम। ऑक्सियम कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दिया, उसके बाद जे थॉमसन का वाटरमिलन मॉडल है कि एटम कैसा होता है, एटम में वाटरमिलन की तरह से होता है, जिसमें जो सीड्स हैं उसके वो उसमें डिप्ड वो होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। फिर क्या आया, फिर आपके क्या नाम है, बाद में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आए, उसके बाद नील बोर आए आपके जो बहुत मॉडर्न मॉडल लेके आए। रदरफोर्ड का मॉडल आया था। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, जैसे प्लैनेट के अराउंड में मोशन हो रहा है, उन्होंने बोला कि सोलर सिस्टम जैसा मॉडल होता है। तो ये मॉडल क्या था, मॉडल इज अजम्पशंस विथ रूल, कि उन्होंने कोई रूल दे दिया। क्या पहला रूल क्या था कि वाटरमेलन में रूल क्या था कि पॉजिटिव फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। दूसरा रूल किसने दिया, रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। फिर क्या आया, फिर बोर्स मॉडल आया। उनका रूल क्या था, उनका रूल था कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होता है और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हैं, इसी को मॉडल्स बोलते हैं। मतलब ये क्या है, assumptions with rule, आपने एज्यूम कर दिया कि ऐसा होता है। किसी ने देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, किसी ने कभी एटम को नहीं जाके देखा कि एटम कैसा होता है। उन्होंने मॉडल दिया कि अच्छा जो मॉडल जो ज्यादा से ज्यादा बातों को सेटिस्फाई कर लेता है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना सेटिस्फाई कर लेता है, वो मॉडल उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो वो बोर का मॉडल तब तक अच्छा था जब तक वो सारे उसको सेटिस्फाई कर देता था। फिर अलग और दूसरे मॉडल्स आए,
ठीक है ना, क्वांटम मॉडल्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मॉडल्स क्या है, दीज आर द assumptions with रूल, assumptions with रूल। अब क्या हो गया, फिर थ्योरी क्या है, थ्योरी किसे कहते हैं, थ्योरी क्या होता है, व्हाट इज द थ्योरी। तो थ्योरी इज, मैंने पहले से आपको बताया पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट से बनता है थ्योरी, यानी कि थ्योरी इज बेस्ड ऑन पोस्टुलेट एंड विच एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना। थ्योरीज क्या होते हैं, थ्योरीज पोस्टुलेट से मिलकर बेस पे बने होते हैं। पोस्टुलेट पे पूरा एक पोस्टुलेट आपने दे दिया कि जैसे आपने एक बार बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है nh/2π। अब क्या है, वो एक पोस्टुलेट है, इस पोस्टुलेट से जितनी बातें निकल के आ रही हैं वो सारी किसके अंडर में आएंगी, वो थ्योरी के अंडर में आएंगी। इस पोस्टुलेट से जितनी बातें भी निकल के आ रही हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी, आपके थ्योरी के अंदर आएंगी, ठीक है ना। फिर देखिए फिर क्या होता है, आपको सबसे अलग चीज बताऊंगा, लॉ क्या होता है, लॉ, व्हाट इज द लॉ। जैसे कि आपका आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में अलग अलग जैसे लॉ होते हैं, वैसा ही लॉ इज अ स्टेटमेंट, याद रखिएगा। लॉ एक स्टेटमेंट है, किसी ने बोल दिया ऐसा होता है, जैसे न्यूटन्स, अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर क्या बोलते हैं ये दूसरा कुछ भी जो भी आपको याद आता हो, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना, या फिर कुछ भी, जो कुछ भी आप लॉ देख रहे हैं, तो लॉ है क्या, व्हाट इज द लॉ, लॉ इज स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट द रेंज ऑफ नेचुरल फिनोमेना। एक रेंज के बारे में जो बात कर रहा है वही लॉ है, ठीक है ना, जो किसी रेंज के बारे में बात कर रहा है। जैसे ऐसा नहीं आप एक वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिडेट, किसी उसका एक रेंज होता है, एक रेंज तक वो काम करता है। अगर वो रेंज क्रॉस करेंगे तो वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको फेल होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी लॉ जो है उसका एक रेंज होता है, उस रेंज के अंडर में जितनी भी नेचुरल फिनोमेना होती हैं उन सारे नेचुरल फिनोमेना को वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, वेरीफाई कर सकता है, ठीक है ना। वो उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है, उसको डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन विद इन अ रेंज, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए, कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, और अब आप अपना एफर्ट दिखाना शुरू करिए, क्योंकि ये जो चैप्टर था वो बहुत बेसिक था। इस चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी था, मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी, वी हैव टू क्लोज विद द एनसीईआरटी, हम लोग को स्टिक करके रखना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे आपका सारा कल्याण निकल जाएगा, ये भव सागर पार करा देगा आपको। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का पूरा पूरा लाइन आप जाके पढ़िए, आप एनसीईआरटी की बुक को आज उठा के पढ़िए, आपको दिखेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरा बस बेसिक काम यही है कि मुझे आपके एनसीईआरटी को इस तरह से एक्सप्लोर कर देना है कि आपको कहीं से इसमें दुविधा ना रहे, कोई शंका ना रहे, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोग नोट्स, हल्का हल्का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। इस चैप्टर में इतना नोट्स नहीं है, बेसिकली इस चैप्टर में हमारा एक्सप्लेनेशन ही ज्यादा था, काफी था। आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, इसके आगे आपको नहीं समझना है। हम लोग अब यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे पावर से स्टार्ट करेंगे, कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बढ़िया करना है, ठीक है ना। तो अपने मन में ये रखिए कि हम लोग को इस बार एनसीईआरटी को कंप्लीटली एक्सप्लोर कर देना है, खोल देना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, वही आपको पार लगाएगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी निकालना है, ये भ्रम है। वो बहुत सारी जो बुक आप देखते हैं ना मोटी मोटी, वो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है वो सारी बुक, अगर आप एनसीईआरटी नहीं समझे तो। और वैसे भी आप एनसीईआरटी अगर समझ गए ना तो उस तरह की, मैं बार बार बोलता हूं कि जो एक आदमी अगर एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया और दूसरा आदमी 1000 किक को एक बार प्रैक्टिस किया, तो स्ट्रॉन्गर कौन है, जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया। क्योंकि वो 1 सेकंड बीतने से पहले, जब तक वो सोचेगा कि 1000 किक में से कौन सा किक मारे, तब तक उसको 4-5 बार मार देगा। तो इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लेना है, इतनी बार पढ़ लीजिए एनसीईआरटी को कि एनसीईआरटी का लाइन लाइन आपके दिमाग में हो, ठीक है ना। और जब एनसीईआरटी का लाइन लाइन आपके दिमाग में हुआ तो ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं
और नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन को बढ़िया से पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं ये, इन चैप्टर्स को जैसे है वैसे ही समझना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।